नीतीश कुमार ने आज छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हटाइए। निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश के साथ बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने भी शपथ ली। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल ने नई सरकार को कल तक बहुमत साबित करने को कहा है। हमने जो भी निर्णय लिया है, कल भी कहा था, बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा, वही निर्णय लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित में, न्याय के साथ विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया है। आगे भी इसी राह पर चलकर लोगों की हम सेवा और खिदमत करते रहेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। देखिए, 7.5 साल जब एनडीए की सरकार थी, उस समय भी न परिवार की राजनीति थी, न भ्रष्टाचार की राजनीति थी, और उसी का परिणाम था कि सरकार पर एक आरोप नहीं लगा और हम लोगों ने विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। उसी प्रकार की सरकार फिर हम मिलकर चलाकर दिखलाएंगे। नीतीश को जल्दबाजी में शपथ दिलाने का आरोप लगाकर आरजेडी और कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि वो बिहार के विकास और खुशहाली के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी के साथ जेडीयू के गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीतीश ने बिहार को धोखा दिया है। नहीं पाए, आपसे मिले थे? नीतीश आपसे मिले थे? नहीं, मुझसे मिले थे, मगर मुझे पता लग गया था कि उन्होंने डील कर ली है, तो धोखा दिया है। वो तो क्लियर था जब मुझसे मिले थे, वो बहाने से बना रहे थे, मगर सच्चाई है कि वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मगर लालू जी के साथ अलायंस तो उन्होंने ही किया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश से नाराजगी दिखाई। रांची में लालू ने नीतीश को मौका परस्त नेता बताया। लालू ने यह भी कहा कि नीतीश ने ही बीजेपी के साथ मिलकर उनके खिलाफ सीबीआई केस कराया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का केस करवाया। बिहार में सरकार बनाने का मौका न मिलने से नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने छपरा में डीएम हरिहर प्रसाद पर हमला कर दिया। सोनपुर में जेपी सेतु के नजदीक आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक दिया था। जाम में फंसे डीएम ने जब कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने बांस की बल्ली से हमला कर दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु पर भी जाम लगा दिया। इसकी वजह से हजारों गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। राज्य के कई जिलों के लोगों का संपर्क पटना से टूट गया। बीजेपी के साथ गठबंधन के नीतीश कुमार के फैसले का उनकी पार्टी के भीतर विरोध हो रहा है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने पार्टी के कुछ और नेताओं के साथ दिल्ली में अपने घर पर बैठक की और फैसले को लेकर चिंता जताई। या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से बिना राय लिए उन्होंने एक निर्णय लिया है, इसलिए पार्टी यह समझती है या उनका व्यक्तिगत निर्णय है। शरद जी भी बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर के। शरद यादव ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। शरद के अलावा पार्टी के 2 और राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार और अली अनवर नीतीश के फैसले से नाराज हैं। वो अपनी जमीर की आवाज सुन करके अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया है, तो उसी तरह से मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने जमीर की आवाज़ सुन करके मुझे बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें लालू की पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव शामिल हैं।
रेलवे होटल के आवंटन केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद ईडी ने ये कदम उठाया है। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई ने इस मामले में लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी के बाद नीतीश और लालू के संबंधों में कड़वाहट आई, जिसका नतीजा महागठबंधन की टूट के रूप में सामने आया। लालू पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने आईआरसीटीसी के 2 होटल के रखरखाव का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। इसके बदले उन्हें पटना में करोड़ों की जमीन दी गई। गुजरात में कांग्रेस के 3 विधायक बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और प्रहलाद पटेल ने विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 8 अगस्त को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी बलवंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल ने पर्चा भरा है। गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 47 वोट की जरूरत होती है। पिछले हफ्ते ही शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जी न्यूज ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों और पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के बीच साठगांठ का बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज के पास इस साठगांठ को साबित करने वाले दस्तावेज मौजूद हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में मौजूद अलगाववादी कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान में दाखिला दिलाने के लिए सिफारिशी पत्र लिखते हैं। अलगाववादी हर दाखिले के एवज में 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं और इन्हीं पैसों को जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने और पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलगाववादियों के घर छापेमारी में एनआईए को ऐसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार सभी अलगाववादियों का एनआईए लाई डिटेक्शन टेस्ट कराएगी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह समेत 7 अलगाववादी एनआईए की रिमांड में है। इन नेताओं से टेरर फंडिंग पर पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए एनआईए ने लाई डिटेक्शन टेस्ट करने का फैसला किया है। एनआईए ने इस केस में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे समेत करीब 30 लोगों को पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। इनमें हुर्रियत नेताओं के अलावा पत्थरबाज भी शामिल हैं। हुर्रियत नेताओं के पास से एनआईए को मिले दस्तावेजों से ये भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से आतंकी हुर्रियत के दफ्तर को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। इस दौरान सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले 3 आतंकियों को भी मार गिराया। मारे गए 2 आतंकी घुसपैठ के दौरान, जबकि तीसरा आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान मारा गया। इससे पहले रविवार को भी माचल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को सेना ने मार गिराया था। डोकलाम पर जारी गतिरोध को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के स्टेट काउंसलर यांग जियोची से मुलाकात की है। अजीत डोवल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने चीन गए हैं। कल दोपहर बाद अजीत डोवल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। सिक्किम के पास डोकलाम को लेकर भारत और चीन की सेना पिछले करीब 2 महीने से आमने सामने है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक के कैंपस में ध्वजारोहण किया। इसके बाद वीणा बजाते कलाम की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉक्टर कलाम के परिवार वालों से भी मिले। पीएम एक जनसभा में भी शामिल हुए। डॉक्टर कलाम ने अगर अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा अगर किसी को दी है तो हमारे देश के नौजवानों को दी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज राज्यसभा में केबल लाइसेंसिंग का मुद्दा उठाया। डॉक्टर चंद्रा ने सदन में पूछा कि बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। We had in this connection we had suggested a couple of years back that any signal emanating out of any head end of the cable operator, it has to be licensed as per the Cable Act. That proposal is pending with the ministry for 2-3 years. I would like to ask from the minister whether are you doing something about it, taking action, because the licensing is a must. You are not asking cable operator to take license. That's why these things are happening, what the members are concerned. डॉक्टर चंद्रा के सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस अनिवार्य किए जाने पर विचार किया जा रहा है। I think the member is asking about the transmission that is done, localized transmission that is done by the cable operators, like running their own channels. Yes.
we are absolutely aware of this situation, and a deliberation is on as to how we can bring them into licensing so that they are equally responsible as the other channels. प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज चैनल एनडीटीवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक विदेश से फंड लेने के मामले में ये जांच शुरू की गई है। दूसरी तरफ एनडीटीवी ने आरोप लगाया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे धमका रही हैं। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग जिस मामले को लेकर उस पर निशाना साध रहे हैं वो कानूनन सही है। पिछले महीने सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके घर की तलाशी की थी। प्रणय रॉय पर एक प्राइवेट बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।